अस्सलाम वालेकुम। जर्नल साइंस इन स्कूल कोर्स कोड 8638 के एक और प्रोग्राम के साथ डॉक्टर मुबशरा तुफैल हाजिर है। डियर स्टूडेंट्स, आज के प्रोग्राम में हम यूनिट नंबर 5 के बारे में बात करेंगे और ये इस सिलसिले का हमारा पहला प्रोग्राम होगा, यूनिट नंबर 5 का पहला प्रोग्राम। तो आप इमेजिन कीजिए कि हमें एक टॉपिक पढ़ाना है स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। हमें ये बताना है कि मादा की कितनी हालतें हैं और उसकी क्या जो है वो डेली लाइफ में क्या उसकी इम्प्लिकेशंस हैं, क्या फ़ायदे हैं उस टॉपिक को पढ़ने के। तो अब ये हम पढ़ाना चाहते हैं तो हम दो क्लासरूम्स को आप इमेजिन कीजिए। एक ऐसे क्लासरूम को इमेजिन कीजिए जहाँ पे टीचर जो है वो एक एक्टिव रोल के अंदर है, ज़्यादातर हिस्सा वो कवर करता है। स्टूडेंट्स नोट्स लेते हैं, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछते हैं, कोई एग्ज़ाम्पल है तो वो खुद पूछ लेते हैं। और इस तरीके से एक टीचर के एक डोमिनेंट रोल के साथ जो अल्टीमेटली जो टीचर जो है वहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है और स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर पैसिव रोल के अंदर हैं, वहाँ पे ये पूरा लेसन जो है वो कंडक्ट होता है। एक दूसरे क्लासरूम को इमेजिन कीजिए जहाँ पे टीचर जो है वो इंफॉर्मेशन देने से शुरू नहीं करता अपनी क्लास, बल्कि ऑब्जर्वेशन से शुरू करता है। वो एक आइस क्यूब को क्लास में लेके आता है और वो आप स्टूडेंट्स को इनवाइट करता है कि वो देखें कि क्लास रूम टेम्परेचर के ऊपर आइस क्यूब जो है वो कैसे अपनी शक्ल को तब्दील कर रहा है। या फिर जब उस आइस क्यूब को या पानी को हीट अप किया जाता है तो कैसे एक डिफरेंट स्टेट में कन्वर्ट होता है। अब टीचर जो है यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहा है, स्टूडेंट खुद ऑब्जर्व करके अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करके ऑब्जर्व करें, उसका जवाब दे रहे हैं। जब ये सारा अमल मुकम्मल हो जाता है तो इसके एंड पे टीचर बताता है कि ये जो आज हमने सीखा है ये मुख्तलिफ मादा की मुख्तलिफ हालतें थी और सबकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो दैट्स हाउ जिसके अंदर स्टूडेंट एक्टिवली इन्वॉल्व हैं दूसरे क्लासरूम में। तो आप मुझे बताइएगा कौन से क्लासरूम के अंदर ज़्यादा बेहतर तौर पर लर्निंग हो रही है। मैं ये जवाब आप पे छोड़ती हूँ, लेकिन ये दोनों क्लासरूम्स जो तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रहे थे एक ही टॉपिक को पढ़ाने के लिए, इन सब को हम टीचिंग स्ट्रेटजी के नाम से जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे टीचिंग स्ट्रेटजी के बारे में कि ये है क्या और इसके अंदर कौन से अहम फ़ैसले शामिल हैं जो कि एक टीचर ने करने होते हैं, चाहे वो क्लासरूम से पहले हों, क्लासरूम के दौरान हों या फिर क्लास के बाद हों। तो नाज़रीन, जब हम बात करते हैं टीचिंग स्ट्रेटजी की तो टीचिंग स्ट्रेटजी एक ब्रॉडर टर्म है। आपने हो सकता है ये टीचिंग मेथड का लफ्ज़ सुना हो। तो टीचिंग मेथड जो है वो आपको ये बताता है कि आपने किस तरीके से पढ़ाना है। कोई भी टॉपिक है, आप जैसे अभी हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहे थे, इकोसिस्टम की बात करें, फूड चेन की बात करें या किसी और टॉपिक की बात करें, तो आपने पढ़ाना कैसे। मिसाल के तौर पे आपने डेमोस्ट्रेट करना है या फिर स्टूडेंट्स को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है, एक्सपेरिमेंट उनसे करवाना है, या फिर आपने स्टूडेंट्स को पावर पॉइंट के थ्रू या किसी वीडियो के थ्रू पढ़ाना है। तो ये सब टीचिंग मेथड में आता है। लेकिन जो टीचिंग स्ट्रेटजी है ये एक ब्रॉडर डिसीजन होता है, ये एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर टीचिंग मेथड शामिल है। तो टीचिंग स्ट्रेटजी एक टॉपिक के एवरी डिसीजन को इन्वॉल्व करती है और ये ब्रॉडर लेवल पे होती है, यानी कि आप किसी लॉन्ग टर्म पर्पज़ में सोचते हैं और ब्रॉडर लेवल पे सोचते हैं कि इसके अंदर भी टीचिंग मेथड भी आएगा, असेसमेंट भी, एक्टिविटीज़ भी आएंगी, सारी स्टूडेंट को होमवर्क कैसे देना है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, इसके मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में। तो टीचिंग स्ट्रेटजी जो है टीचिंग मेथड से एक ब्रॉडर टर्म है और ये एक ओवरऑल प्लान को डिपिक्ट करता है कि एक टीचर किस तरीके से अप्रोच करेगा उस सब्जेक्ट को, टॉपिक को या यूनिट को। और जो जितने भी डिसीजन जो पढ़ाने से पहले, क्लास में आने से पहले दरकार होते हैं, क्लास के दौरान या क्लास के बाद, ये सारे डिसीजन जो हैं वो टीचिंग स्ट्रेटजी के अंदर शामिल होते हैं। तो अगर हमने टीचिंग स्ट्रेटजी को समझना है तो हम बिल्कुल एक सफ़र की कैसे प्लानिंग करते हैं, हम उस तरह से उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपने जब अपना सफ़र शुरू करना है तो आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में आप सोचते हैं, मुख्तलिफ़ बातों के बारे में आप सोचते हैं। मिसाल के तौर पे कहाँ जाना है आपने, आपकी मंजिल क्या है, कौन सा रास्ता आप अपनाएंगे। मे बी कोई ऐसा रास्ता हो जो साफ़ सुथरा हो, जहाँ से आप जल्दी अपनी मंजिल पर पहुँच जाएँ, सेफली पहुँच जाएँ, ज़्यादा वक्त आपको ना लगे और आपको ज़्यादा सहूलत हो उस रास्ते के अंदर। कितना वक्त लगेगा आपको वहाँ पे पहुँचने में उस रास्ते के ज़रिए, कौन कौन से वसाइल आपको दरकार होंगे और आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपनी मंजिल पर पहुँच गए। ये सारे डिसीजन इस सफ़र के अंदर शामिल है। तो बिल्कुल टीचिंग स्ट्रेटजी भी आपको ये गाइड करती है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसका मकसद क्या है, कौन से वसाइल दरकार होंगे, कितना वक्त लगेगा और कैसे पता चलेगा कि ये मकसद आपका उस टॉपिक को पढ़ाने का वो अचीव भी हुआ है या नहीं। तो नाजरीन, टीचिंग स्ट्रेटजी के अंदर हमारे पास 6 अहम सवालात शामिल हैं। सबसे पहले है कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं,
क्या मकसद है हमारा, हम उस मकसद को अचीव करने के लिए कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, हम कब पढ़ाएंगे, कितना वेटेज देंगे, अभी हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो कब पढ़ाना है, कब कब क्या क्या पढ़ाना है आपने, इसको कैसे पढ़ाना है आपने, किन लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, कौन से स्टूडेंट्स हैं हमारे। और जब ये आप ये सारा टीचिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स ने वो चीज़ सीख ली है या नहीं सीखा है, मेरा मकसद अचीव हो गया ये नहीं हुआ। तो अब हम डिटेल से इनको देखते हैं, वाई वी आर टीचिंग। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करते हैं, ये ओवरऑल डायरेक्शन देंगे आपकी टीचिंग को। तो मिसाल के तौर पे हम ये फोटोसिंथेसिस का अगर पढ़ाना चाह रहे हैं टॉपिक, तो हम ये कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स इस बात को समझ सकें, या इस बात को एक्सप्लेन कर सकें, या इस बात का अमली मुजाहरा कर सकें कि कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट ग्रोथ में इन्वॉल्व हैं, और सनलाइट का क्या रोल होता है इसके अंदर, और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट मुताल्लिक है। तो 3 डिफरेंट हो गए ऑब्जेक्टिव्स कि एक्सप्लेन कर सकें स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और हम स्टूडेंट्स जो है वो इसको डेली लाइफ के साथ भी रिलेट कर सकें इस फिनोमेना को। दूसरा जो सवाल था कि हमें पढ़ाना क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंटेंट होता है, करिकुलम का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, तो करिकुलम के अंदर हमारे पास एक अहम जो हिस्सा होता है, उसका एलिमेंट है, वो है कंटेंट, यानी कि मवाद। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, नॉलेज होता है। तो आपने कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कौन से कॉन्सेप्ट्स इस मकसद को अचीव करने के लिए आपने कवर करने हैं। तो फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है, तो आप क्या फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन कराएंगे, उसका प्रोसेस कराएंगे, मतलब कितना आपने कवर करना है उसके अंदर। उसके बाद जो और इसके अंदर ना एक चीज़ अहम है कि सम टाइम टीचर जो है वो टेक्स्ट बुक का करिकुलम समझ लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। टेक्स्ट बुक जो है वो एक करिकुलम का एक छोटा सा हिस्सा है। तो आप अपने करिकुलम को देखिए कि उसके अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं। इस बेस पे हम कॉन्सेप्ट्स, एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटीज़, जो भी हमें चीज़ें सेलेक्ट करनी है वो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। अच्छा जी, थर्ड हमारा सवाल था कि हमें कब पढ़ाना है। तो कब पढ़ाने से ये मुराद है, एक फोटोसिंथेसिस के टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल है। फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट शामिल है, फैक्टर्स हैं, प्रोसेस है, फिर उसके साथ एक्टिविटीज़ भी डिफरेंट जुड़ी हुई हैं ताकि डेली लाइफ के साथ भी रिलेट कर सकें। तो हमने किस हिस्से को कितना वक्त देना है, ये सारी चीज़ें जो हैं, सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है, किस तरतीब से मैंने शुरू करना है। तो ये सब चीज़ें जो है वो थर्ड सवाल के अंदर आती हैं। और इसके बाद फिर हम, ऐसा भी हो सकता है कि मतलब अगर कुछ एक टॉपिक के अंदर कुछ आसान कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ मुश्किल है, तो पहले हम आसान से मुश्किल की तरफ जाएं, या एक ब्रॉडर ओवरव्यू दे लें कॉन्सेप्ट का, एंड देन फिर उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करें। फिर चौथा सवाल है कि हमें ये पढ़ाना कैसे। यहाँ पे आता है टीचिंग मेथड। तो आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनज़र रखना है, अपने टॉपिक को मद्देनज़र रखना है, और उस हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि क्या आप डेमोस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, इंक्वायरी मेथड यूज़ करेंगे, क्लास में डिस्कशन करानी है, एक्सपेरिमेंट कराना है, कोई प्रोजेक्ट करवाना है, सिमुलेशन है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे। साइंस एजुकेशन के अंदर हम कोशिश करते हैं कि एक्टिव लर्निंग हो। एक्टिव लर्निंग से मुराद ये है कि कोई ऐसे तरीके से पढ़ाया जाए जिसके अंदर स्टूडेंट्स उस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो, वो सवाल पूछ रहे हो, वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो, कुछ हैंड ऑन एक्टिविटी कर रहे हों, ताकि वो अपनी ग्रेजुअली अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड अप कर सकें। उसके बाद पांचवा सवाल है कि हम किन को पढ़ा रहे हैं, यानी कि हमारे स्टूडेंट्स कौन हैं। तो एज ए टीचर मेरे लिए अपने स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि उस हिसाब से मैं अपनी जो इंस्ट्रक्शन है उसको मैं टेलर कर सकूँ, एडजस्ट कर सकूँ, अडेप्ट कर सकूँ। तो अगर स्टूडेंट्स जो है वो कॉन्सेप्ट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, तो मुझे वो कॉन्सेप्ट दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी ब्रीफली उस टॉपिक के बारे में बात करके मुझे क्विकली एक्टिविटी की तरफ मूव करना होगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर एक कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत कम जानते हैं या बिल्कुल नहीं जानते, तो मे बी मुझे कुछ टाइम उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे, साइंटिफिक नॉलेज पे लगाना चाहिए बिफोर कि हम उस प्रोसेस में से गुजरें, इंक्वायरी के प्रोसेस में से। अच्छा, इसके साथ भी स्टूडेंट्स की एज का भी ताल्लुक होता है, तो हम डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड यूज़ करें। इससे मुराद ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा खुश होते हैं। उनको प्ले वे मेथड से पढ़ाएं हम, या उनको कोई एक्सपेरिमेंट कराएं जिसके अंदर वो सेफ़ भी हों, उनकी सेफ्टी को भी हमने मद्देनज़र रखना है। तो किसी अमली शक्ल में हम उनको कुछ कराएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पर सीखेंगे, बजाय इसके कि हम उनको क्लास में एक सीट पर बिठा के पढ़ा रहे हों। लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट बड़ा होता है
تو آپ دیکھیے کہ وہ بہت ایبسٹریکٹ ریزننگ کر سکتا ہے، خیالی جو ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہوتی ہے، خیالی صورتحال ہوتی ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے. تو اس صورت میں یہ بہت اہم ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ہینڈز آن ایکٹیویٹیز بھی کرائیں، انکوائری کے پروسیس میں انوالو کریں، ایکسپیریمنٹس کروائیں، پرابلم سالونگ کی طرف لے کے جائیں. لیکن یہاں پہ پھر ہر چیز کنکریٹ شکل میں نہیں ہوتی، ہم ایبسٹریکٹ لیول پہ بھی اس کو لے کے جاتے ہیں. کچھ فرضی جو صورتحال ہوتی ہے ہم اس کو بھی امیجن کرنے کو کہتے ہیں. جیسے آپ امیجن کریں کہ جو ارتھ کا ٹیمپریچر ہے، زمین کا ٹیمپریچر وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ امیجن کریں آج سے 25 سال بعد کیا حال ہوگا، اور اس ٹائم پہ ہمیں اس ٹائم سے بچنے کے لیے ہمیں کن احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے. تو یہ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے جو کہ ایک بڑا بچہ جو ہے، ایک ایلیمنٹری 6ٹھی 7ویں 8ویں یا 9ویں 10ویں کا بچہ امیجن کر سکتا ہے سچویشن کو. اس کے بعد جو ہمارا لاسٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اسٹوڈنٹس جو ہم آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہتے تھے، ہم جو ٹاپک پڑھانا چاہتے تھے، اسٹوڈنٹ نے اس کو لرن کر لیا ہے، ہمارا آبجیکٹیو اچیو ہو گیا، ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو ایک جو افیکٹو ٹیچر ہوتا ہے وہ کنٹینیوسلی اس کے شواہد اکٹھے کرتا ہے. کیسے؟ سوال پوچھ کے، آبزرو کر کے، ڈسکشن کے دوران وہ آبزرو کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا کیا ان پٹ آ رہا ہے، کون سا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے اس سچویشن میں یا ان ایزی ہے، کون سے اسٹوڈنٹ کو کیا کنفیوژن ہے. کوئز لے کے، کوئی پریکٹیکل ایکٹیویٹی کے دوران بچے کی ایکٹیویٹی کو آبزرو کر کے کر سکتا ہے. اسٹوڈنٹ جو اینڈ پہ آپ کو ایکٹیویٹی کے اینڈ پہ جو رپورٹ سبمٹ کرائیں گے یا ریڈنگز آپ کو دکھائیں گے، اپنا کام پریزنٹ کریں گے آپ کو ایکٹیویٹی کے اینڈ پہ، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آیا آپ کے آبجیکٹیوز کس حد تک اچیو ہوئے ہیں. تو اس کے تھرو یہ جو چھٹا سٹیپ ہے، اس کے تھرو ٹیچرس کو یہ اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر بچے کی کوئی مس کنسیپشن ہے، کوئی ایسا مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کانسیپٹ کے حوالے سے، تو وہ اس کو بھی ایڈریس کر سکتا ہے. کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو اس کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے. ریممبر، یہ جو چھٹا سٹیپ ہے یہ آخری سٹیپ نہیں ہے، اور اس میں صرف ایگزامینیشنز شامل نہیں ہیں. کلاس روم کے اندر انفارملی ہم جو بھی شواہد بچے کی لرننگ کے متعلق اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے اس چھٹے سٹیپ میں شامل ہیں. تو ناظرین، ہم نے افیکٹو ٹیچنگ اسٹریٹجی کے بارے میں بات کی. اس کے اندر ہم کریکولم کو، آبجیکٹیوز کو، اسٹوڈنٹ کی کیریکٹرسٹکس کو، ٹاپک کو، کلاس روم ایکٹیویٹیز کو، ٹیچنگ میتھڈ کو، اویلیبل ریسورسز کو اور اسیسمنٹ کو آپس میں ان سب کو الائن کرتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جب ہم ٹیچنگ میتھڈ کو پلان کرتے ہیں، ہم ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس وسائل کون سے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوئی کلاس روم کے اندر کوئی کام کروا سکتے ہیں. تو یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ سب کی سب ہمیں ہیلپ کرتی ہیں ٹیچنگ اسٹریٹجی کے اندر. تو اب آپ کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے ہمارے پاس کہ آپ جنرل سائنس میں سے اپنی مرضی کا کوئی بھی ٹاپک منتخب کیجئے، اور اس کے بارے میں یہ جو ہم نے کوسچنس ٹیچنگ اسٹریٹجی کے اندر رکھے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس ٹاپک کے لیے پلاننگ کیجئے. تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی ہے ٹیچنگ اسٹریٹجی کے مختلف کمپوننٹس کے اوپر. جو افیکٹو سائنس ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ان ساری جو کمپوننٹس ہیں ان کے بارے میں کلاس میں آنے سے پہلے سوچتے ہیں اور یہ ڈیسیژن کرتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک افیکٹو لرننگ ایکسپیرینسز ارینج کر سکتے ہیں کسی بھی پرٹیکولر ٹاپک کو پڑھاتے ہوئے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. آپ کی توجہ وقت کا بہت شکریہ.